Hello everyone, welcome to the channel Prepare with Icha. I am Icha Mishra. इस सीरीज में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए 10 से 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे क्वेश्चंस, तो अगर आप किसी भी मीडियम के हैं तो आपके लिए ये कन्वीनियंट रहेंगे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि जो मार्शल लॉ एक्सप्रेशन है, जो मार्शल लॉ, इसको डिफाइन नहीं किया गया है हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर बात की गई है कि आर्टिकल 43 जो है ये एक सोशलिस्ट डीपीएसपी है यानी कि समाजवादी डीपीएसपी है। तो पहली वाली बात जो है बिल्कुल सही है, मार्शल लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। बहुत ही कम ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे नहीं याद आ रहा है एग्जाम में कि इसको डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है तो इसमें आपका थोड़ा सा गेस वर्क चल सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है आर्टिकल 43, तो आर्टिकल 43 संबंधित किससे है थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। तो आर्टिकल 43 हमारा संबंधित है, इसमें क्या बात की गई है कि स्टेट प्रयास करेगा कि वो सिक्योर कर सके सारे वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस और साथ में एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आर्टिकल 43 बात कर रहा है और ये एक समाजवादी डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। आपको पता है डीपीएसपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक हो जाते हैं सोशलिस्ट प्रकार के डीपीएसपी और एक हो जाते हैं गांधीयन प्रकार के और एक हो जाते हैं लिबरल। ठीक है, तो ये थोड़े से देख लीजिएगा अगर आपको ना पता हो तो। आगे क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह कमेटी से संबंधित। इन्होंने सजेस्ट की थी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को बताया गया था जिनको संविधान में ऐड किया गया था फाइनली। ठीक है, और सरकार के द्वारा स्वयं 2 अपनी तरफ से ऐड कर ली गई थी, इसीलिए 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन सी मेजॉरिटी यानी कि बहुमत के द्वारा ऐसा संशोधन हो सकता है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इनको किसके थ्रू अमेंड किया जा सकता है? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, या फिर इसको अमेंड ही नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से इसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। फिर प्रश्न है इनमें से किसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा था, यानी कि जो कैबिनेट प्रणाली है ये शब्द किसने यूज किया था संसदीय प्रणाली के लिए बेसिकली? तो ये हमारे सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स नामक व्यक्ति ने कैबिनेट प्रणाली कहा था, संसदीय प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है, यानी कि एकात्मक सरकार का फीचर है, विशेषता है? सिंगल गवर्नमेंट या फिर एकल सरकार, नो डिविजन ऑफ पावर, शक्ति का कोई भी विभाजन नहीं, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो दोनों ही है ये यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्मक सरकार की विशेषता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब राज्यसभा ये घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है कि जो संसद है वो राज्य सूची यानी कि जो स्टेट लिस्ट है इसके संबंध में कानून बनाए, तब उस दशा में क्या होगा? इस तरह का जो प्रस्ताव है उसमें जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन उस प्रस्ताव को प्राप्त होना चाहिए। जो भी रेजोल्यूशन होगा, संकल्प होगा, वो 1 वर्ष तक लागू रहता है। उसके बाद जो भी रेजोल्यूशन होगा इसे लागू होने के 6 महीने की समाप्ति पर कानून जो बनेगा वो प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी लॉ बनेगा वो
इफेक्टिव नहीं रहेगा 6 महीने की एक्सपायरी के पश्चात। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें हमारे ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। आगे दिया हुआ है वो कौन सा आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है जो केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, यानी कि कोई भी ग्रांट देने के लिए जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, भले ही ये उनकी संबंधित विधायी क्षमता के अंतर्गत ना हो। ठीक है, तो अगर उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंतर्गत नहीं भी आता होगा तब भी इस आर्टिकल के अंतर्गत इनको ये पावर दी गई है। तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल 282, आर्टिकल 282। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कहा गया है हेडक्वार्टर सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ, उज्जैन, इलाहाबाद या फिर देहरादून। इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, तो इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली पूछ रहे हैं कितने दिनों के भीतर संसद के जो दोनों सदन है उनके द्वारा इसको अनुमोदित हो जाना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा। 14 दिन, 2 महीने, 6 महीने या फिर 4 महीने। तो विद इन 2 मंथ्स इसको, ये जो प्रेसिडेंट रूल का प्रस्ताव होता है उसको दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, देन अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें क्या कहा गया है, एक बार जो संसद के दोनों सदन हैं यदि इनके द्वारा अनुमोदित हो जाता है प्रस्ताव, तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रस्ताव है ये कब तक जारी रह सकता है? अनिश्चित काल तक रह सकता है, 2 महीने तक, 6 महीने तक या फिर 1 वर्ष तक। ठीक है, तो पहली बात तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या भारत में लगी है एक भी बार? तो नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 360। ठीक है, आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू नहीं किया गया है, जबकि प्रेसिडेंट रूल्स तो स्टेट्स में लगते रहते हैं और नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है 3 बार। ठीक है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनिश्चित काल तक एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर अप्रूव हो जाती है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, तो ये हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही और क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी लाती रहूं। थैंक यू सो मच।